हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन। मेरा नाम है काशिफ खान और लीगल अपडेट की सीरीज़ में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक की सारी लीगल अपडेट्स को। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जुडिशरी, एपीओ, क्लैट या फिर नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी लीगल अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की सबसे पहली लीगल अपडेट है गवर्नमेंट सर्वेंट के जो अलाउंसेस होते हैं ओवर टाइम के, उससे रिलेटेड। यहाँ पे जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की बेंच ने सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस विजय दी कस्बे के केस में ये हेल्ड किया दैट गवर्नमेंट सर्वेंट रिक्वायर्ड टू बी एट द डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट ऑल द टाइम एंड कैन नॉट क्लेम ओवर टाइम अलाउंसेस अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। सुप्रीम कोर्ट की बेंच यहाँ पे एक अपील को सुन रही थी और यहाँ पे उनके सामने एक इशू आया कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि एक सुपरवाइजर का काम कर रहा है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर में, जो कि एक कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की और रिस्पॉन्सिबल होती है गवर्नमेंट के करेंसी नोट बनाने के लिए, तो क्या वो इंटाइटल है डबल ओवर टाइम अलाउंसेस के लिए एज पर चैप्टर 6 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। सो इसी सवाल का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और उनको गवर्नमेंट के लिए काम करने के लिए हर टाइम जो है तैयार होना होता है, लेकिन अगर वो ओवर टाइम काम करते हैं तो वो डबल ओवर टाइम अलाउंसेस के लिए जो है इंटाइटल नहीं है एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट, अगर उनके सर्विस रूल में ये चीज़ नहीं दी गई है तो। जो नेक्स्ट अपडेट है वो डेथ सेंटेंस से रिलेटेड है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की केएम जोसेफ और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने विकास चौधरी वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली के केस में ये हेल्ड किया दैट इफ प्रोसिक्यूशन प्रपोजेस डेथ सेंटेंस इट मस्ट प्रोड्यूस बिफोर द ट्रायल कोर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द एक्यूज। सो जैसा कि आप सभी को पता होता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से वकील होते हैं उनको प्रोसिक्यूशन कहा जाता है और वही जो है वो कोर्ट को कहते हैं, उनके डिमांड पे ही जो है डेथ सेंटेंस जो है एक तरह से दी जाती है। सो जब वो कोई ऐसा केस है हिनियस नेचर का हो और उसमें वो डेथ सेंटेंस मांग रहे हैं कोर्ट से अगेंस्ट द एक्यूज, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उनके ऊपर एक तरह से ये ड्यूटी है कि वो कोर्ट के सामने सारे मटेरियल को खोल के रख दें ताकि जो कोर्ट है वो ये भी देख सके कि क्या क्या चीज़ें जो है वो एक्यूज के फेवर में है और क्या क्या चीज़ें उसके अगेंस्ट है और कोर्ट अपना जजमेंट अच्छे तरीके से दे। और एक सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये भी कहा कि ये जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ और सिर्फ उन ऑफेंसेस में नहीं कैरिड आउट की जाएगी जहाँ पे डेथ सेंटेंस दी जानी चाहिए, ये जो अदर ऑफेंसेस है उसमें भी जो है वो प्रोसिक्यूशन सेम जो है वो एक्सरसाइज कैरी करेगा। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपने केशवानंदा भारती केस का नाम सुना ही होगा। इस केस को फंडामेंटल राइट केस के नाम से भी जाना जाता है और इसी केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को लाया गया था। इस साल जो है 24 अप्रैल को इसकी 50th एनिवर्सरी मनाई गई थी और ये केस महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है 13 जजेस की बेंच ने इस केस को सुना था और 66 दिनों तक इसकी हेयरिंग चली थी सुप्रीम कोर्ट में, जो कि अक्टूबर 31 1972 से मार्च 16 1973 तक चली थी। इस केस का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 1973 को दिया था और इस केस में जो पिटिशनर की साइड से एडवोकेट थे वो थे नाना पालकीवाला और जो रिस्पोंडेंट की साइड से मतलब कि स्टेट ऑफ केरला के साइड से एडवोकेट थे वो थे एडवोकेट जनरल ऑफ महाराष्ट्र एच.एम. सिरवई साहब। सो इस केस का जो जजमेंट है वो 701 पेज में प्रिंट हुआ था जो, और इस केस का जैसे कि मैंने आपको बताया जो जजमेंट है वो अप्रैल 24 1973 में दिया गया था और इसमें जो जजेस थे तो उसमें से 11 जजेस ने अपना सेपरेट जजमेंट दिया था। अगर आपको इस केस के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जो नेक्स्ट अपडेट है वो एलोपैथी और आयुर्वेद डॉक्टर के जो इक्वल पे राइट हैं उनके ऊपर है। यहाँ पे जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन के बेंच ने स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स वर्सेस डॉक्टर पी.ए. भट्ट एंड अदर्स के केस में ये हेल्ड किया दैट एलोपैथी डॉक्टर्स एंड आयुर्वेद डॉक्टर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू इक्वल पे। एज जैसा कि आपको मालूम है कि एलोपैथिक डॉक्टर और आयुर्वेद डॉक्टर होते हैं, उनकी ड्यूटी जो है वो अलग होती है, तो इसलिए उनको इक्वल पे देना जो है एक तरह से सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ये मानना है कि जो एलोपैथी डॉक्टर होते हैं वो कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग होते हैं बहुत सारी अदर ड्यूटी जो कि आयुर्वेद डॉक्टर नहीं कर पाते हैं, जैसे कि वो ट्रॉमा केयर को देखते हैं, वो इमरजेंसी ड्यूटीज़ में होते हैं 24 आवर जो कि आयुर्वेद डॉक्टर नहीं करते हैं। यहाँ पे वो सर्जरी भी परफॉर्म करते हैं जो कि आयुर्वेद डॉक्टर नहीं करते हैं और जो कि सर्जरी में हेल्प जो है एमबीबीएस डॉक्टर भी कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है यहाँ पे उन कि अगर पेमेंट में कुछ कम और ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे वो ये क्लेम नहीं कर सकते कि उनको इक्वल पे का राइट है, और यहाँ पर जो है जो डिस्क्रिमिनेशन है इनके बीच में वो एक तरह से रीजनेबल क्लासिफिकेशन के अंदर आता है।
जो नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे वो है दिल्ली हाई कोर्ट से, जहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अमित बंसल ने डिजिटल कलेक्टेबल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कलेक्टर्स फाइनवेयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के केस में ये हेल्ड किया दैट यूजिंग सेलिब्रिटी नेम्स इमेजेस फॉर आर्ट अटायर परमिसिबल अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड वुड नॉट इन्फ्रिंज राइट ऑफ पब्लिसिटी। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस ने इन्होंने ये केस में एक ऑब्जर्व किया और अपना ऑब्जर्वेशन में उन्होंने ये कहा कि सेलिब्रिटी का अगर नाम उनकी इमेजेस को यूज़ किया जाता है अगर आर्ट के लिए, अटायर के लिए, न्यूज़ के लिए, म्यूज़िक के लिए, तो वो परमिसिबल है और वो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है, जो कि दिया गया है आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये किसी भी तरीके के सेलिब्रिटीज़ का जो राइट ऑफ पब्लिसिटी है उसको इन्फ्रिंज नहीं करता है। जस्टिस बंसल ने यहाँ पे ये भी कहा कि उनका अगर नाम, उनकी इमेज को अगर हम कॉमर्शियल गेन के लिए भी यूज़ करते हैं तब भी वो प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज की जो लास्ट अपडेट है वो है डिवोर्स से रिलेटेड और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी प्रतिवाला और जस्टिस सुधांशु धुलिया के बेंच ने श्री राकेश रमन वर्सेस श्रीमती कविता के केस में ये हेल्ड किया दैट इरिटेबल ब्रोकन डाउन मैरिज कैन बी डिसॉल्व ऑन ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहाँ पे हेल्ड किया कि इरिटेबल ब्रोकन डाउन ऑफ मैरिज जो है उसको रीड किया जाएगा एज ए ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी अंडर सेक्शन 13(1)(a) ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट और उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन अपना तब दिया जब वो एक केस को डील कर रहा था जिसमें एक कपल जो है वो 25 साल से अलग रह रहे थे। स्टूडेंट, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।